प्रीपार्ट को परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी जानकारियों को साझा करने के क्रम में आज मैं इतिहास विषय से जोड़कर एक जानकारी आपसे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अर्थात भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की कड़ी में कौन कौन से स्रोत शामिल होते हैं और उन स्रोतों में किसकी क्या भूमिका है, उसका एक पक्ष आपके समक्ष रखने की कोशिश होगी। तो आप जानते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 3 तरह के स्रोत महत्वपूर्ण रूप से देखे सुने जाते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा जो है वो विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इनको केंद्रित करते हुए बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो आज की जो चर्चा होगी वो केंद्रित होगी पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेखों को केंद्रित करके और सिक्कों को केंद्रित करके। तो आपको जानना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोतों को जानने की कड़ी में अभिलेखों का एक तरह से वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष माने जाते हैं। अर्थात इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं उससे प्राचीन भारत का इतिहास के एक अतीत का एक बहुत ही बृहद पक्ष जानने का मौका मिलता है। तो ये इस तरह के अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेख किस रूप में देखने को मिलते हैं या मिले हैं, उत्खनन से प्राप्त किस तरीके से प्राप्त हुए, इसकी चर्चा आपके समक्ष साझा करना चाहूंगा। तो जहां तक अभिलेखों की बात है तो अभिलेख मुख्य रूप से देखा जाए तो स्तंभों के रूप में देखने को मिलते हैं, या फिर कहा जाए तो सिक्कों के रूप में या मुद्राओं में या कह सकते हैं, या फिर मूर्तियों में खुदे हुए मिलते हैं। तो इनकी भूमिका अतीत को जानने के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जहां तक अभिलेखों की बात है, जिसे अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, तो भारत से बाहर अभिलेख के प्राथमिक साक्ष्य जो है सो मध्य एशिया में बोगाजकोई नामक स्थान पे मिलता है, अर्थात ईसा के 1400 ईस्वी पूर्व। वहां पर वैदिक देवताओं के रूप में, जो इंद्र के रूप में या कहा जाए फिर मित्र के रूप में, वरुण के रूप में जो साक्ष्य मिले हैं उन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। और जहां तक भारत के भूभागीय क्षेत्र में बात की जाए अभिलेखों की वजूद की, तो इसका आरंभ अशोक से जोड़कर देखा जा सकता है। तो अशोक की बात चली है तो ये जानना जरूरी है कि भारत में प्राचीनतम अभिलेख जो है वो अशोक के ही देखने को मिलते हैं, जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। और अशोक के बारे में कहा जाए कि उनके बारे में शिलालेखों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो कालसी का शिलालेख की बात की जाए, चाहे शाहबाजगढ़ी के शिलालेख की बात की जाए, चाहे मनसेहरा की बात की जाए जो कि पाकिस्तान में है, इस तरह से सुपारा की बात की जाए, इन स्थानों से भी शिलालेख मिले हैं। और जहां तक अभिलेखों की बात चली है तो भारत में अन्य भी अभिलेख, जैसे कर्नाटक में रायचूर जिला जो है वहां मास्की का अभिलेख, इस तरह से मध्य प्रदेश में गुर्जरा नामक स्थान जो कि दतिया से 10 किलोमीटर दूर गुर्जरा नामक गांव में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। वैसे कई और अभिलेख मिले हैं जहां अशोक के नाम को, है ना, देवनाम प्रियदर्शी के रूप में भी दर्शाया गया है। लेकिन इन स्थानों की बात की जाए तो यहाँ अशोक को सम्राट अशोक या राजा के रूप में दर्शाया गया है। तो बात हो रही है अभिलेखों में, और उसका केंद्रित जो पक्ष है वो अशोक से जोड़कर आपके साथ साझा किया जा रहा है। तो इन अभिलेखों में देखा जाए तो अशोक का जो धम है और उसके राजत्व के पर प्रकाश डाला जाता है, या उसका प्रकाश समझ में आता है इन बिंदुओं पर। तो जरा बात चली है अशोक के अभिलेखों की, तो जाना चाहिए, छात्रों तक ये पहुंचना चाहिए जानकारियां कि जितनी भी लिपि, 3 लिपियों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि और आर्माइक लिपि। तो ये आर्माइक लिपि कहाँ प्रचलन में थी, तो ये आपके संज्ञान में होना चाहिए।
तो भारत से बाहर सीरिया और फिलिस्तीन जैसे देश में आरमाइक लिपि का प्रचलन था और उस लिपि में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगर आरमाइक लिपि की बात है तो उसके जो उपलिपि की बात की जाए तो उसी लिपि से बाद में कालांतर में हिब्रू लिपि, हिब्रू भाषा कहा जाए, और अरबी भाषा का उसी से उत्पन्न हुए ये दोनों भाषाएं। और जहां तक अशोक के शासनकाल में लिपियों की बात चली है तो ज्यादातर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो ब्राह्मणी लिपि से ही जुड़े हुए प्राप्त हुए। जहां तक ब्राह्मणी लिपि की बात है तो ये बाएं से दाएं लिखा जाता था, और जहां तक खरोष्ठी लिपि की बात है तो भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहां खरोष्ठी लिपि के प्रमाण मिले जो कि दाएं से बाएं लिखा जाता था। इसके अलावे काबुल के लदमान नामक स्थान पर और सारिकुमा नामक स्थान पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें भी यूनानी और आरमाइक लिपि में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों को जानने की कड़ी में हमारा आगाज अभिलेखों से हुआ है और उसके संदर्भ में मैं अशोक से इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो परीक्षा में ये सभी जानकारियां आपके क्रमिक रूप से आपके पास होनी चाहिए। अशोक की बात चल रही है तो अशोक के सारे अभिलेख का विषय जो है सो केंद्रित विषय जो रहा है वो प्रशासनिक पक्ष कर रहा है। सिर्फ एक ही अभिलेख अशोक के ऐसे हुए हैं जिसको रुमिन देव अभिलेख के रूप में जाना जाता है, उसका केंद्रित विषय आर्थिक पक्ष था। तो अशोक के अभिलेखों की बात की जाए तो उसके राज्याभिषेक जब हुए थे अशोक के, उसके 8वें से 21वें वर्ष तक ही सारी घटनाएं उन तमाम अभिलेखों में देखने को मिलती है। और अशोक का जितना भी अभिलेख प्राप्त हुआ है उनका निर्माण उत्तर प्रदेश से लाए हुए अर्थात चुनार नामक स्थान से लाए हुए बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ है। अशोक के बाद यदि गुप्त काल की बात की जाए तो गुप्त काल से पूर्व प्रारंभिक अभिलेख जो मिले हैं वो प्राकृत भाषा में मिले हैं, परंतु गुप्तोत्तर काल की अगर बात की जाए तो ज्यादातर अभिलेख जो मिले हैं वो संस्कृत भाषा में मिले हैं। और इसके बाद मौर्योत्तर या फिर गुप्त काल के अभिलेखों का एक सांकेतिक निष्कर्ष निकाले तो 2 तरह के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो से एक सरकारी अभिलेख और एक व्यक्तिगत अभिलेख। सरकारी अभिलेख या तो दरबारी कवियों के द्वारा लिखी या फिर उनकी प्रशस्तियां होती थी, या फिर वो भूमि अनुदान पत्र के रूप में वो अभिलेख होते थे। जहां तक प्रशस्तियों की बात चली है तो प्रशस्तियों में समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसे भी वो अभिलेख एक प्रमुख अभिलेख के रूप में जाना जा सकता है। उसमें समुद्रगुप्त के विषयों और उनके नीतियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो अभिलेखों की व्याख्या के क्रम में यह भी जानना जरूरी है कि और कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हुए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। जैसे राजा भोज का ग्वालियर अभिलेख, उसी तरह से कहा जाए तो खारवेल का हांथी गुफा अभिलेख, उसी तरह से शक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख माना जाता है। इसी तरह से कहा जाए तो मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, इसी तरह से कहा जाए तो स्कंदगुप्त का भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख। ऐसे कई अभिलेख मिले हैं जिनसे अतीत की व्याख्या मिलती है या पुरातात्विक स्रोतों के रूप में इतिहास की सूचनाएं हम तक पहुंचती है। इसके अलावे यदि इन पक्षों को केंद्रित करते हुए यदि पुरातात्विक स्रोतों में एक अन्य स्रोत की भी चर्चा की जाए जो सिक्के के रूप में प्राप्त है, तो चलिए थोड़ी सी चर्चा भारत में सिक्कों के संदर्भ में भी प्राप्त की जाए। तो भारत में प्राचीनतम सिक्कों का प्रचलन कहा जाए तो 500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था, जो कि आहत सिक्कों के रूप में थे और वो मुख्यतः चांदी से निर्मित हुआ करते थे। तो आहत सिक्कों की सर्वाधिक प्राप्ति की अगर बात की जाए तो इसका प्राप्ति स्थल पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र जैसी आकृतियां चित्रित मिलती थी।
और इसके बाद यदि मौर्योत्तर काल की बात की जाए तो सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल पर प्राप्त हुए। तो पुरातात्विक स्रोतों को जानने की कड़ी में जिस तरीके से अभिलेखों का अपना महत्व रहा है, सिक्कों का भी एक अपना महत्व रहा है, जिसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के रूप में देख सकते हैं। जहां तक धातुई सिक्कों के चलन की बात है, तो सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम देखा जाए तो भारत में इंडो ग्रीक के द्वारा हुआ था। इसके बाद कुषाणों के द्वारा भी सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। वैसे कुषाणों ने सोने के भी सिक्के जारी किए थे, जो कि 120 ग्रेन का हुआ करता था। और उसके बाद के परवर्ती शासकों में अगर बात किया जाए तो सातवाहनों की चर्चा अगर की जाए तो सातवाहनों के समय में ज्यादातर शीशे के सिक्के चलाए जाते थे, और इन्हीं सिक्कों में मछली, जहाज और शंख के चित्र अंकित होते थे। तो आप देख रहे हैं, आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पुरातात्विक स्रोतों में सिक्कों की भी अपनी भूमिका रही है। जहां तक चंद्रगुप्त की बात है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बात अगर मैं करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कहा जा सकता है कि चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के अधिक मिलते थे, और उनमें सोने के शेर और घुड़सवार के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जारी किए गए थे। और इसके बाद के जो शासक स्कंदगुप्त की बात की जाए, जिनका कार्यकाल 417 ईस्वी से लेकर के 473 ईस्वी तक था, उसमें भी स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें धनुर्धारी के रूप में चित्रांकित था, लक्ष्मी के रूप में चित्रांकित था, और साथ साथ घुड़सवार के रूप में भी चित्रांकित हुआ करते थे। इसके बाद उनके प्रवर्ती शासक कुमारगुप्त की बात की जाए तो कुमारगुप्त के शासन काल में भी उनके सिक्कों में कार्तिकेय, गरुड़ और मयूर की आकृतियां अंकित होती थी। इसी तरह से अगर मौर्योत्तर काल के बाद में सिक्कों की जाए तो उसमें कांसारपन का भी प्रयोग हुआ करता था, जिनमें तांबा और आहत सिक्कों को मानक सिक्के के रूप में चलन में रखा गया था। तो अभी आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से पुरातात्विक स्रोतों में जिस तरह से अभिलेखों की अपनी एक महती भूमिका रही, उसी तरह से सिक्कों का भी एक अपना वजूद रहा, जिससे हमें पुरातात्विक इतिहास का प्राचीन पक्ष पता चलता है। जहां तक कनिष्क के समय में थोड़ी चर्चा कर लूं कि कनिष्क के समय में सिक्कों में उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है, और कहीं कहीं उसमें देवताओं के भी चित्र अंकित मिलते हैं। और जहां तक समुद्रगुप्त की बात चली है, तो समुद्रगुप्त का भी परिचय होना चाहिए। उनके समय में प्रचलित जो सिक्के थे उनमें उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये जानकारी बेहद अहम है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के पुरातात्विक स्रोतों की कड़ी में आज मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की कि किस तरीके से पुरातात्विक स्रोत में अभिलेखों का प्राचीन भारत के संदर्भ में एक अपना रोल रहा है, उसकी भूमिका रही है। उसी तरह से सिक्कों के जरिए भी हमने प्राचीन भारत के पक्ष को मजबूती से जानने समझने का कोशिश किया है। तो आज की इस चर्चा को मैं केंद्रित किया था पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेखों और सिक्कों के नाम, इसलिए जो जानकारियां परीक्षा उपयोगी मैंने आपके लिए उचित समझा आप तक साझा किया। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी, और इससे बहुविकल्पी प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए तो आप सहजता से इन प्रश्नों के तह पर जाकर के जवाब दे सकते हैं। तो अगले वीडियो में पुनः मैं किसी विषय के साथ आप तक उपस्थित रहने की कोशिश करूंगा। आज अपनी मेरी बात इतने तरीके से सुना और समझने की कोशिश की, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।